नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। फलादेश करने के लिए कुछ विशेष नियम हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिनको आपको ध्यान रखना होगा हर समय फलादेश के लिए। जैसे जिस भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी या भावेश कहलाता है। ये नियम आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। कैसे? जिस तरह से मान लो लग्न में राशि 5 है, 5 का मतलब सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी कौन है? सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो लग्नेश सूर्य कहलाएगा। जिस भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वह उस ग्रह का स्वामी कहलाता है, उसे भावेश कहते हैं। तो लग्न है तो लग्नेश कहेंगे, धन भाव है तो धनेश कहेंगे, इस तरह से आय है तो आयेश कहेंगे, व्ययेश कहेंगे, इस तरह से राज्येश कहेंगे। इसके अलावा 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जिन भावों स्थानों में रहते हैं अनिष्ट कारक होते हैं। ये हम आपको फंडामेंटल चीजें बता रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अनेकों बार बल्कि हर जन्म पत्रिका में आपको जब जब फलादेश करेंगे तो इनका विचार करना होगा। जैसे हमने आपको बताया कि जिस भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी, तो उदाहरण हमने बताया कि मान लो लग्न में सिंह राशि है, तो सिंह का मतलब 5 लिखा है लग्न में, तो उसका स्वामी हो गया सूर्य, तो लग्नेश कहलाएगा सूर्य। इसी तरह से हर भाव का हम विचार कर लेंगे कौन सी राशि है। अब हम आपको दूसरा नियम क्या बताए? 6, 8वें और 12वें भाव के स्वामी। भाव के स्वामी से मतलब क्या हो गया? मतलब 6ठे भाव में कौन सी राशि है उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है वो 6ठे भाव का स्वामी कहलाएगा। देखो हम बना करके आपको बताते हैं, चक्र बना करके चक्र हम लाएं। ये हमने चक्र बना दिया। इस चक्र में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जिस भाव में जो राशि है, तो इसमें मान लो ये हमारा हमने 5 बताया, तो 5 से शुरू हो रहा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अब ये लग्न है, ये लग्न में है 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि का मतलब सिंह राशि का स्वामी सूर्य, तो ये सूर्य ग्रह लग्नेश कहलाएगा। लग्नेश माने लग्न भाव का स्वामी लग्नेश सूर्य हो गया। अब इसमें कौन सा ग्रह है? देखो ग्रह हम जो रखते हैं वो अलग मैटर है, तो स्वामी तो इतने से ही हमने जान लिया। ठीक है। अब दूसरा, ये सभी के इसी तरह स्वामी हो जाएंगे। ये 4 है, तो 4 का मतलब ये व्यय भाव है, ये 12वां भाव है, 12वें भाव में चौथी राशि है, तो चौथी राशि है, चौथी राशि का स्वामी कौन है? कर्क का स्वामी चंद्रमा। याद किए थे ना पहले सबने? तो चंद्रमा, तो ये चंद्रमा किसका स्वामी हो गया? चंद्र ग्रह हो गया व्ययेश, आय व्यय, व्यय का ईश माने व्ययेश, ये व्ययेश हो गया चंद्र, चंद्र ग्रह हो गया इसमें व्ययेश। ठीक है, व्यय भाव का स्वामी। इसी तरह से आय भाव का स्वामी, सभी 12 भाव के स्वामी हम जान गए। अब हम इसी को लेते हैं दूसरे नियम में। तो 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जिन स्थानों में रहते हैं अनिष्ट कारक होते हैं। ये तो हो गया नियम। अब इस नियम का प्रयोग देखो।
छठे भाव के स्वामी, पहले छठे की हम बात करें, छठे, 8वें और 12वें। तो छठवां भाव ये है और छठवें भाव में राशि कौन सी है? 10। छठवें भाव में राशि आई है 10। तो 10 का स्वामी कौन है? 10 का मतलब हो गया मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी है शनि। मकर राशि का स्वामी शनि। अब शनि छठवें भाव का स्वामी है, तो इन 12 भावों में से शनि कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो ये छठवें भाव का स्वामी शनि जिन भावों में स्थानों में रहते हैं, तो ये शनि कहीं पर भी बैठा, मान लो शनि यहाँ बैठा है, ये बैठा शनि, ठीक है, ये शनि छठवें भाव का स्वामी है, तो इस भाव को नुकसान करेगा। ये शनि यहाँ पर बैठ करके, ये भाव कौन सा है? ये कर्म भाव है। कर्म माने राज्य, राज्य भाव है। तो इसके कर्म भाव पे इससे जो इसके अनिष्ट कारक बनेगा कर्म भाव के लिए, राज्य भाव के लिए, तो इससे जो भी कार्यों का विचार किया जाता है उन कार्यों को ये शनि हानि पहुंचाएगा। इसी प्रकार से 8वें भाव का स्वामी, ये 8वां भाव है। ये गिनती इसमें 12 है, 12 पे मत जाना, भाव 1 2 3 4 ऐसे गिनना है, ठीक है ना। तो ये 8वें भाव का स्वामी। अब 8वें भाव में राशि है 12, तो 12 है मीन राशि। मीन का स्वामी कौन है? गुरु। तो गुरु 8वें भाव का स्वामी है, माने अष्टम एस है। तो अष्टम एस इन 12 भावों में से जहां भी बैठेगा उस भाव के फल को नुकसानदायक होगा, हानि पहुंचाएगा। इस तरह से हमें विचार करना है। इसी प्रकार से 12वें भाव के स्वामी, तो 12वें भाव का भी हमने देख ही लिया है। 12वें भाव में चौथी राशि है, और चौथी राशि का मतलब चंद्र स्वामी है 12वें भाव के। तो चंद्र इस जन्म पत्रिका में 12 भाव में जहां भी बैठेंगे चंद्र ग्रह, तो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फल को नुकसानदायक होंगे, माने उस भाव का फल अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जिन स्थानों में रहते हैं, देखो अब विचार करो, 6वां भाव का नाम क्या है? ये आपको याद रखना होंगे। एक एक ऐसे तन धन सहज स्वैर पुत्र शत्रु पत्नी मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय ऐसे संक्षेप में याद कर लेते हैं, तो उससे मिलते जुलते सभी चीजें फल रहती हैं। तो ये 6वां भाव है शत्रु का भाव। अब शत्रु भाव का स्वामी, तो शत्रु भाव का स्वामी है तो वो नुकसानदायक, शत्रु तो नुकसान ही देता है ना, शत्रु कभी फायदा नहीं देता है। तो शत्रु भाव का स्वामी माने शत्रु है हमारी कुंडली में, ये शत्रु का घर है, इस घर का जो मालिक है तो वो जहां भी बैठेगा वो हमारा शत्रु है, तो जिस घर में बैठेगा उस घर को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 8वां भाव देखो क्या है? 8वां भाव है मृत्यु का भाव। तो मृत्यु तो कष्टकारी है, कोई भी मरना नहीं चाहता है, एक भी प्राणी, एक भी इंसान मृत्यु की बात आए तो अपना सब कुछ चला जाए लेकिन मृत्यु से बच जाए ऐसा प्रयास करेगा। धन संपत्ति सब कुछ चला जाए लेकिन मृत्यु से बच जाए, बीमारी से बच जाए, आयु उसकी ज्यादा हो, इस प्रकार का। तो मृत्यु भाव का स्वामी तो वो तो कष्टदायक ही होगा, तो जहां भी बैठेगा वो कष्ट पहुंचाएगा। इसी तरह से देखें 12वें भाव। 12वें भाव का क्या है नाम? व्यय का भाव है, माने ये व्यय खर्च कराना या हानि पहुंचाना, इस प्रकार का कार्य है 12वें भाव का। तो 12वें भाव का हानिकारक, अब उस भाव का जो भी स्वामी होगा तो वो जहां भी बैठेगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। एक बात और जो विशेष रूप से हम आपको हर बार कहते हैं कि जन्म पत्रिका में कोई भी एक चीज देख करके निर्णय फल का नहीं लिया जा सकता है। हो सकता है अभी हम आपको बता रहे हैं,
जैसे इसी को हम उदाहरण में ले लें, 12वें भाव का स्वामी है हमारा चंद्र। अब ये चंद्र इसमें जहां भी बैठेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा, ये तय हो गया। तो चंद्र नुकसान कारक है, लेकिन चंद्र कभी नुकसान पहुंचाने वाला भी बनेगा और कभी अन्य संयोगों से हो सकता है नुकसान पहुंचाने वाले ना भी बने। तो इन सारी चीजों को जब हम विचार करेंगे, अभी और चीजें आप जब जानेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि अन्य चीजें वहीं पर अगर ऐसे योग बना रही हैं तो चंद्र का जो नुकसान अनिष्ट करने का जो स्वभाव है तो वो हो सकता है दूर हो रहा हो, तो वो चंद्र फिर अनिष्टकारी नहीं रहेगा, या अपनी अपनी दशा अंतरदशा में विशेष प्रभावशाली जब होगा तो उस समय कुछ नुकसान करेगा, और अन्य समय में अन्य ग्रह जब प्रभावशाली होंगे तो उस समय चंद्र का जो नुकसान कार्य करने वाला प्रभाव है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार की उन सब चीजों को मिला करके फिर उसका फलादेश हम करते हैं। अगला नियम हम देखें, किसी भाव का स्वामी स्वग्रही हो तो उस स्थान का फल अच्छा होता है। ये हम आपको सामान्य नियम बता रहे हैं, जो आपको जब भी आप फलादेश किसी भी जन्म पत्रिका में देखेंगे तो इनका विचार करेंगे। किसी भाव का स्वामी स्वग्रही हो तो उस स्थान का फल अच्छा होता है। अब स्वग्रही का मतलब क्या हुआ, ये देखो, किसी भाव का स्वामी, तो हम यही मान लो देख लें कि ये 5 लग्न भाव का या तन भाव का स्वामी सूर्य है, और सूर्य स्वग्रही हो। स्वग्रही का मतलब अपनी ही राशि में हो। सूर्य अगर इसी में लग्न में बैठा हो, ये 5 लग्न में 5 है, माने 5वीं सिंह राशि है, और यहाँ सूर्य बैठा हो ग्रह, तो ये सूर्य स्वग्रही कहलाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी भाव का स्वामी स्वग्रही हो, स्वग्रही माने अपने घर में बैठा हो, तो ये सूर्य अपने घर में बैठा है, जहाँ इसकी राशि है, इस लग्न भाव का स्वामी है सूर्य, जिस घर का स्वामी है उसी घर में बैठा है, तो ये स्वग्रही हो गया सूर्य। तो ऐसा जो भी ग्रह है, कोई भी ग्रह जो स्वग्रही हो तो उस स्थान का फल अच्छा होता है। तो ये लग्न से जिन चीजों का हम विचार करते हैं, अभी आपको जो बताई गई थी सारी चीजें, तो उन चीजों के लिए ये सूर्य लाभदायक है, माने उन चीजों के फल को बढ़ाएगा, माने उन चीजों का फल अच्छा होगा। जो भी ग्रह है स्वग्रही है किसी भाव का स्वामी, तो अपने उस घर के फल को देखो। सीधा सा सामान्य लोक व्यवहार में भी हम देखें कि अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो जिस घर में रहता है तो अपने घर के लिए तो वह हमेशा फायदे के बारे में ही सोचता है, फायदे का काम ही करता है। चाहे वह कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट भी प्राणी है, मान लो जैसे पाप ग्रह भी है, तो पाप ग्रह अपने घर में तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कष्ट देने का जिसका कार्य है, क्रूर कर्म करने वाला है, तो बाहर वो क्रूर कर्म करेगा, लेकिन अपने घर में तो क्रूर कर्म नहीं करेगा। माने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो नुकसानदायक वो नहीं होगा। इसलिए ये सामान्य नियम है, सब पे लागू होता है कि किसी भी भाव का स्वामी स्वग्रही हो तो उस स्थान का फल अच्छा होता है। अब देखो 3 नियम हमने आपको बता दिए, ऐसे बहुत सारे नियम हैं और वो नियम प्रयोग करते करते याद भी हो जाते हैं। अभी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेंगे, आप लिख लें, वीडियो सुन करके उससे भी 2-4 बार आप सुनेंगे तो याद हो जाएंगे, और फिर जब प्रयोग करने लगेंगे तो फिर अपने आप वो मस्तिष्क में याद आ जाते हैं कि हाँ देखो ये नियम यहाँ लागू हो रहा है। तो बहुत सारे नियम जैसे गणित के नियम होते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष के भी नियम हैं। अब आगे देखें, 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फलदायक होते हैं। 11वें भाव से मतलब यह है हमारा 11वां भाव, आय का भाव।
इसमें राशि है 3। 3 का मतलब हो गया मेष, वृष, मिथुन, और मिथुन का स्वामी हो गया बुध। मतलब इस 11 में आय का भाव का स्वामी है बुध। आयेश, आयेश कहेंगे बुध के लिए, 11वें भाव का स्वामी है। और इस 11वें भाव में सभी ग्रह, माने कोई भी ग्रह हो इस भाव में, कोई भी ग्रह हो इस भाव में, वो शुभ फलदायक होता है। इसके बाद किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह हो, पाप ग्रह आप जानते हैं, जो पाप ग्रह हैं, शनि है, मंगल है, सूर्य है, ये पाप ग्रह कहलाते हैं। तो किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह हो, जैसे ये यहीं पर देखो लग्न का स्वामी सूर्य है, पाप ग्रह है, और वह लग्न से तृतीय स्थान में पड़े तो अच्छा होता है। लग्न से तृतीय, तो तृतीय ऐसे एंटी क्लॉक जैसे भाव चलते हैं वैसे ही गिनेंगे। तो 1 2 3, ये धन धन सहज, सहज माने तीसरे भाव में लग्न से तृतीय स्थान में पड़े तो अच्छा होता है। किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और वह लग्न से तृतीय स्थान में पड़े तो अच्छा होता है। मतलब ये ऐसे ग्रह का भाव का स्वामी सूर्य है और ये पाप ग्रह है और लग्न से तीसरे माने ऐसे स्थान में पड़े तो वह उसका फल अच्छा होता है। इसी के साथ दूसरा नियम है कि जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और वह तीसरे स्थान में पड़े तो मध्यम फल देता है। शुभ ग्रह हो और तीसरे स्थान में पड़े तो मध्यम फल, और जिस भाव में शुभ ग्रह रहता है उस भाव का फल उत्तम, और जिसमें पाप ग्रह रहता है उस भाव के फल का ह्रास होता है। ये सामान्य सा नियम है कि जिस भी भाव में शुभ ग्रह बैठेगा, शुभ ग्रह से मतलब क्या हो गया, गुरु, शुक्र, चंद्र, चंद्र दोनों प्रकार का होता है। चंद्र क्षीण है या पूर्ण है, उसके हिसाब से चंद्र में शुभता और अशुभता आती है। तो बाकी गुरु, शुक्र, बुध ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, पूर्ण शुभ होते हैं। तो ये ग्रह जिस भाव में भी पड़े उस भाव का फल अच्छा होता है। भाव का फल क्या होता है, उससे जो विचार किए जाते हैं 12 भाव का आपने समझ लिया है, और जिसमें पाप ग्रह रहता है उस भाव के फल का ह्रास होता है। तो पाप ग्रह जैसे यहाँ ये शनि है, अब शनि पाप ग्रह है तो ये राज्य भाव में बैठा है, कर्म भाव, राज्य भाव। तो इस कर्म भाव के फल को यहाँ पर ये ह्रास कर रहा है, माने उस फल में कमी आ रही है, अच्छा फल नहीं होगा इसका। ह्रास करने का मतलब इसका फल अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार आपको हमने 4-5 नियम विशेष रूप से बता दिए हैं और 12 भाव के बारे में आप समझ गए हैं। इनको अच्छे से आप 2-3 बार सुने, याद कर लें, और जो भी जन्म पत्रिका आपके पास है या आपने बनाई है या किसी की है या अपनी स्वयं की है, उसमें देख करके समझने की कोशिश करें कि इसका फल कैसा होगा। अभी वही बात हम फिर से दोहराएंगे कि आपको किसी को बताना नहीं है, बस अपने आप को समझना है। आप समझने के लिए और उस पर विचार भी करें, ये देखें कि जिसकी भी जन्म पत्रिका है तो उस पर जिस तरह का इसमें आ रहा है वैसा घटित हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से एक तरह से प्रयोग करना हो जाएगा, तो वो प्रयोग से आपको पता चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जन्म पत्रिका के हिसाब से फल कुछ और होना चाहिए और देखने में आ रहा कुछ और हो रहा है, तो उसके भी अनेक कारण होते हैं। तो अगली क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे और फलादेश के और भी बहुत सारे नियम बताएंगे। अभी आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो वो आप समाधान कर लें। अब ये कहीं कहीं ये लिखा रहता है इधर कि धर्म के स्थान पर चंद्रमा के होने से, तो वो शायद आपने आज बता ही दिया है। हाँ, धर्म के स्थान से मतलब 9वें भाव में, धर्म का स्थान माने 9वां भाव है ना।
तो मतलब 9वें भाव में चंद्रमा हो, आप जो धर्म के स्थान में चंद्रमा बोल रहे हैं, इसका मतलब 9वें भाव में अगर चंद्रमा है तो आगे जो भी उसका आप पढ़ रहे हैं वो फल होगा। तो इस प्रकार आज की क्लास पूर्ण होती है। सभी को जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम।